जहन में सॉलिड स्टेट की बात आएगी, यानी या किसी मटेरियल की बात हो रही है, एक मैटर के फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, राइट। तो मैटर का जो फिजिकल स्टेट है, किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट आप पढ़ते हैं, तो उसका एक स्टेबल फॉर्म आता है क्या, सॉलिड स्टेट। इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं कि क्या है सॉलिड स्टेट आप लोगों के हिसाब से। तो आप कहते हैं बेटा ये एक फिजिकल स्टेट है मटेरियल का, राइट, है ना। क्या है, इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इट इज ए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। इन विच, दो बातें बताओ। पहली बात, वॉल्यूम फिक्स होगा बेटा, है ना। दूसरा क्या फिक्स होगा, दूसरा इनका शेप भी फिक्स होगा। क्यों, शेप भी फिक्स होगा, है ना। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन एसर्शन रीजन में आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे। यही सेम बात, ये मान लीजिए एक स्टेटमेंट है ऊपर वाली, ये बात तो हम लोगों को कंफर्म है कि सही होता है। इसका रीजन क्या है, बोलो। सेप 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 सेप, सॉरी गलती से, सेप फिक्स होता है, ठीक है। मैंने कहा इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर वॉल्यूम फिक्स है और सेप फिक्स है तो। बहुत ज्यादा है, लेकिन बट रीजन ये नहीं है, रीजन मतलब उसी से जुड़ा है। रीजन ये है कि पार्टिकल चल ही नहीं सकते, है ना। रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है बेटा, जीरो। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा एक शेप बन गया आप लोगों की इमेज में कि सर लिख रहे हैं, राइट। अगर किसी को मेरा इमेज बनाना हो, फोटो बनाना हो हाथ से या कैमरे से भी, तो मुझे यहाँ पे स्टेबल होना जरूरी है ना। आप किसी मूर्ति का फोटो बहुत आराम से ले पाते हैं, या किसी इंसान का फोटो लेना हो तो आप कैसे, आप खड़े हो जाइए आप एक जगह पर, यानी उस टाइम के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ती है, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो पार्टिकल अभी यहाँ है, अगले पल वहां चला जाएगा, तो उसका शेप भी बदलेगा और आकार भी बदल सकता है। तो एक्चुअल रीजन है काइनेटिक एनर्जी। और हालांकि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो है ही जिम्मेदार, है ना। पर एब्सोल्यूट आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात इतना, ठीक है। चलो, ये सारे के सारे जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये एक तरीके का मैटर ही होता है। तो अब वो कैसा मैटर होता है, ध्यान से देखें प्लीज। सॉलिड स्टेट में अगर आप बात करते हैं कि सर मान लीजिए एक टुकड़ा आपने ले लिया सॉलिड मटेरियल का, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल कैसे होते होंगे, देखो जरा। पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है ना। मैं प्योर सॉलिड पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, कौन सा, प्योर सॉलिड, है ना, प्योर सॉलिड, ठीक है। दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, और ये बिल्कुल पास पास होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकाल पाएंगे बहुत आराम से। अब तो ये एम का भी डेट आ गया, कल कल तक KVS का भी रिजल्ट आ जाएगा, कल परसों तक, है ना। और JIC का डेट आउट है, पॉलीटेक्निक का भी डेट आउट हो गया है। तो बिल्कुल भाई बंद मत करिएगा पढ़ाई, है ना, क्योंकि ये सेशंस आपके नसीब में गवर्नमेंट जॉब लिख के ही जाएगा। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो कई सारे में सिलेक्ट होंगे लगातार, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके LT ग्रेड में दोनों में सिलेक्ट हो गए, मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। चलो देखते हैं इधर। जी जी जी, वही करना, चलो अभी उसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। अभी हम केवल सारी सभी सॉलिड की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर हम क्लासीफाई करेंगे, ओके। हेलो, हाँ, तो पहला इनका जो करेक्टर है, इनकी जो करेक्टरिस्टिक की बात होती है, ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
चलिए, पहला तो आपने लिख भी लिया है, लेकिन मैं दोबारा से लिख देता हूं कि इनकी जो है डेफिनिट क्या होती है, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। ठीक है, तो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, पहली प्रॉपर्टी इनकी यही है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी बात क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसा होगा, निग्लिजिबल होगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं, निग्लिजिबल। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा क्या कर सकते हैं, ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन के उधर, बस क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट, है ना। अगर ये इनका पोजीशन है मीन, तो ये वाइब्रेट कर सकते हैं बस। ठीक है, मनली क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट, ये चल नहीं सकते। ठीक है, तो पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट, यानी ऑसिलेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे एक आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है, जो उसके पास ताकत कम बचती है, तो हिलते डुलते हैं ना, अब देखते हैं उनको सहारा देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। बच्चे के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो भी भागता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चौथी बात देखते हैं बेटा, जो चौथी बात है उसको देखते हैं। चौथी बात क्या है बताओ, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, अरे बोलो, मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम होगा, जितने भी तीनों ही स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा इसी में होगा, राइट। पांचवी बात क्या है भैया, इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना बेटा, एक दूसरे के बीच की दूरी कम होगी या ज़्यादा होगी, मिनिमम होगी, और इसका एक ही एक्सेप्शन होगा, क्या है ना, मिनिमम होगी, मिनिमम, इसमें एक्सेप्शन क्या होंगे, आइस, क्यों भाई, है आइस, गैलियम, ठीक है, आइस और गैलियम इसके क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि आप आइस के लिए मैंने इस नाते बताया बेटा कि H2O सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड जो होता है, वो वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड से ज्यादा होता है, अरे बोलो, सही है ना। उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पॉइंट 6 देखिए, ये कंप्रेस होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, आसानी से तो हो ही नहीं सकते ये, तो कंप्रेसिबिलिटी लगभग जीरो है ना, कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है ना। और रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी बहुत हाई होती है, सबसे मैक्सिमम होगी जो भी तीनों हम पढ़ रहे हैं। सातवीं जो बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप जानते भी हैं, खैर जो भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जो भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, उनके शेप और वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, कि प्रेशर बढ़ा दोगे तो शेप चेंज हो जाएगा या सॉलिड उनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर इनका फर्क नहीं पड़ेगा तो इनकी हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होगी नहीं, इसका मतलब कि इनके लिए Cp और Cb की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cp माइनस Cb, बोलो, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, आर नहीं होगी, है ना। अगर गैस स्टेट होता तो क्या हो जाता बेटा, आर हो जाता। ठीक है, आठवां, लिक्विड में भी जीरो होगा, गैस में आर हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड पे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, है ना। सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट नॉट मटेरियल, सॉलिड एलिमेंट, है ना बेटा, अप टू कैल्शियम, क्या बेटा, अप टू कैल्शियम,
हम केमिस्ट्री वाले हैं तो हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। अप टू कैल्शियम फॉलो डूलांग पेटिट रूल। कौन सा? डूलांग पेटिट रूल। डूलांग पेटिट रूल पढ़ाया भी होगा मैंने आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स में। क्लियर हो गया इतना? इंटर पार्टिकल स्पेस बेटा, मतलब इनके पार्टिकल होता क्या है कि जनरली दुनिया की जितने भी मटेरियल हैं जब उनको सॉलिडिफाई करोगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल घी है, हम लोग घरों में घी अगर गर्मी में भी था और अब उस गर्मी में हम मम्मी घी बना करके या लिक्विड फॉर्म में रख दिया उन्होंने जार में पूरा टाइट करके, और ठंडी में जब वो जमेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप यही गलती पानी के साथ करते हैं, अपने बॉटल में पानी भरिए पूरा और उसको फ्रीजर में डाल दीजिए तो बॉटल फट जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्पेस रह जाता है, ठीक है। इस नाते आइस की डेंसिटी भी पानी से क्या होती है, कम होती है। आइस फ्लोट भी करता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? यही सेम गैलियम के केस में भी है बेटा, ठीक है। सेम तरीके गैलियम सॉलिड और गैलियम लिक्विड में यही फर्क होता है। समझ में आ गया? और बताओ। हाँ हाँ, वहीं तक ही वैलिड है, उसके बाद एक्सेप्शनल मतलब वो वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज आने लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ूं? कौन सा सेवेंथ? पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये जो पार्टिकल है बेटा, ये चल नहीं सकता, ये केवल वाइब्रेट कर सकता है बस, ठीक है। ओनली वाइब्रेट, ओनली वाइब्रेट। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मेरे पास जैसे जब आदमी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है उसके बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती, दम नहीं रह जाता, तो ऐसे हिलता डुलता, राइट, है ना। तो वो केवल वाइब्रेट करेंगे बस, वो चल नहीं पाएंगे, और चलेंगे नहीं तो शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे हमारा फैन है, आपके अगर मान जिस रूम में भी बैठे उसमें एक फैन लगा होगा, उसमें 3 पंखे टाइप के होंगे, ठीक है। तो अभी उसका शेप क्या है, फिक्स है। उसको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी दे दीजिए आप, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एकदम से मतलब एक तरीके से फिक्स रह ही नहीं जाएगा। देखो भैया, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, ठीक है। हर पेज पे कम से कम 4 से 5 नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये सीधे सीधे पीजीटी में और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये केवल अगर सॉलिड नहीं भी है ना तब भी इसमें से 2 बातें पूछ ली जाएंगी, कौन सी, वाटर वाला और ये सीपीसीबी और डुलांग पेट रूल। तो मेरा जो लेक्चर्स होता है वो कंप्लीटली केवल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं होता, हम उससे दूसरे चैप्टर की चीज़ों को भी क्या करते हैं, ढूंढ लाते हैं, है ना। यही काम आपको भी करना है। अब चूंकि क्या है कि बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड का जब सिलेबस बना, अभी मॉडिफाई हुआ, तो उन्होंने सॉलिड स्टेट को कोऑर्डिनेशन को निकाल के और पी ब्लॉक को निकाल के फेंक दिया, है ना। अब क्या है कि बच्चे भी सोचते हैं कि इसको ना पढ़ें, लेकिन आप मास्टर हैं, याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको तो पढ़ाना पड़ेगा, भले बच्चे के सिलेबस में ना हो। मान लीजिए कोई बच्चा क्वेश्चन लेके आता है कि सर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आप बताइए, गोल्ड एफसीसी होता है, बताओ क्या है एफसीसी, है ना। तो मैं कहता हूं हमें एज ए टीचर पढ़ना है, तो एज ए टीचर केमिस्ट्री में जो सिलेबस में उसको तो जी जान लगा के पढ़ो बिल्कुल, है ना। और जो सिलेबस में 2 4 यूनिट नहीं भी है उनको भी पढ़ लो, आप उनको हल्का पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यूअर से आप ये नहीं कह पाएंगे जी सर ये मेरे सिलेबस में नहीं था, है ना। जैसे जिसमें इंटरव्यूज हैं उसमें मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सर एक्चुअली मैं फिजिकल केमिस्ट्री से एमएससी, मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती, बाहर कर देगा वो, है ना। मैं तो उसके हिसाब से बताऊंगा, वो जो पूछेगा आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत घुमाऊंगा या आपको बोल दूंगा सर आ नहीं रहा है ना। ये है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो एक बार बता दूं।
नहीं नहीं, ये जानना जरूरी था, पहला रूल है केमिस्ट्री का ये, ठीक है। पहले जब आप लोगों ने के एन शर्मा की बुक पढ़ी है, अगर यूपी का कोई हो तो? के एन शर्मा की जो इनऑर्गेनिक की बुक थी, उसका पहला पेज जब ओपन करोगे, पुराने घर में किसी न किसी की पढ़ी होगी, है ना? तो उसमें पहला पहला ही यही है। हमने जो कि वो पढ़ी है, तो हमें वो बुक्स याद हो गई थी अपने टाइम में। हालांकि अब तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना। के एन शर्मा जी की भी शायद लोग बोलने डेथ हो गई है। तो देखो इधर क्या है भैया, आज कंप्यूटर का ज़माना है और आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है ना, जिससे आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, ठीक है। लेकिन पहले एटॉमिक मास पता नहीं था, तो क्या निकालते थे? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। कौन सा? अप्रोक्सीमेट, ध्यान सुनिएगा। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास किसका होगा? एटॉमिक मास बताओ। एटॉमिक मास तो एलिमेंट का ही तो होगा, कंपाउंड का तो एटॉमिक मास होता नहीं है। इनटू उसका स्पेसिफिक हीट। ये जो केमिस्ट्री है ना, इससे पहले फिजिक्स क्या हुई थी? डेवलप हो गई थी, है ना। न्यूटन्स के टाइम से ही इसमें सब में काम होने लग गया था, है ना। तो जितने भी सॉलिड मटेरियल थे, वो चाहे एलिमेंट हो या कुछ भी, उनके स्पेसिफिक हीट को मेजर कर लिया गया था कैलोरीमेट्री में। तो स्पेसिफिक हीट पता हो और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास का रिलेशन जो है, ये नियर अबाउट 6.4 होता है, किसी किसी बुक में 6.2 होता है ना, ठीक है भाई। कैलोरी के आसपास होता है पर ग्राम। अब देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं डुलांग एंड पेटिट रूल। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, जेई में भी आता है, और ये सीधे सीधे पूछा गया यूपीपीजीटी में मेरे पेपर्स में, ठीक है। डुलांग पेटिट रूल। अब देखो भैया, इसका ये उसका यूज कैसे करते थे वो लोग। यहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकलता, क्योंकि ये सबका पता है, तो अप्रोक्सीमेट निकल गया। अरे बोलो। और केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट मास बहुत पहले निकाल दिया गया था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंसी निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मेरे कंपेयर में आपको कंपेयर करना है, तो आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में, आप एज के रेस्पेक्ट में, डिग्री के रेस्पेक्ट में, नॉलेज के रेस्पेक्ट में आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंसी यही था कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से करता है रिएक्शन, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर 2 है। और सोडियम 1 हाइड्रोजन से करता तो उसका कितना है? 1 है। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अमोनिया बनाता तो उसका कितना है? 3 है। अरे बोलो। क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से करता तो उसका कितना? 1 है। ये पढ़ना होगा तो आप उसमें मोल कॉन्सेप्ट वाले में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, रेडॉक्स में भी, है ना। तो देखो, यह मैं इसके लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा अगर यहाँ नहीं पढ़ा पाए तो, है ना। मेरे कहने का मतलब एन फैक्टर्स निकालना होता है। तो हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, वो होता क्या है? रियल एटॉमिक मास। क्यों बेटा? रियल एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर फ्रैक्शनल नहीं होता एलिमेंट का, बैलेंस ही है वो। अरे बोलो। एलिमेंट के केस में ये क्या है? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय बैलेंसी। बैलेंसी फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती ना। तो यहां से मैं अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास यहां पे रखूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट पता होता करेक्टली, तो यहां से बैलेंस ही निकल जाएगी। मान लीजिए कि 11 है सोडियम का, ठीक है। क्या है? 11 है रियल में ना, सॉरी 23 है रियल में, 23 है एटॉमिक मास। वो आ गया कि 22 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे जब वैल्यूज रखोगे तो उसके हिसाब से इसकी वैलेंसी 1 ना करके 0.9 आ जाएगी। या मान लीजिए 2.9 आ गया तो उसे 3 मान लो, 3.9 आया तो उसको 4 मान लीजिए, 1.8 आ गया तो उसको 2 मान लीजिए। तो यहाँ से जो वैलेंसी मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट वाले रखने पर वो पार्शियल मिलेगी, जो किसी इंटीजर के क्लोज होगी। जिसके क्लोज होगी उसको मान लीजिए, और उसको दोबारा इसमें रखोगे तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही डुलांग पेटिट का नियम था। क्लियर है इतना? हेलो। ठीक है भैया। हम्म, निकल जाएगी। जो निकलेगी बैलेंसी वो फ्रैक्शनल आएगी। जैसे मान लीजिए 4 है तो 3.98 आ गया, 3.98 आ गया, है ना। या 4. तो उसको हम करेक्ट करके 4 मान लेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा इसी फार्मूले में रखिए, क्योंकि बैलेंसी ये तो पता ही था, ये करेक्ट कर लिया आपने, तो दोबारा इसे निकालोगे तो क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड था, है ना।
और उस टाइम जब कंप्यूटर नहीं रही होगी आज से 200 साल पहले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन शुरू में लोगों के लिए आसान नहीं था। इस नाते हम अपने पूर्वजों को कोसते जरूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, है ना। कई बार गांव में जाते हैं कि हमारे बाबा ने क्या किया, है ना, लेकिन उन्होंने आपके खेतों को संभाल के रखा। क्यों? उसमें उसमें मेड़ बनाए, बहुत सारे काम किए उन्होंने। क्या हुआ भाई, कट गया था? ओके, नेट की इश्यूज होंगे। आगे बढ़ूं भैया? ठीक है, चलो। जैसे हर जो भी यंग आदमी है, ठीक है, जितने भी आज के आदमी हैं जो थोड़े बड़े हैं एज में, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, उनका पास्ट, उनका शुरुआत क्या था? बचपना था। बोलो, सही है? हर बूढ़ा आदमी कभी ना कभी बच्चा था, हर जवान आदमी कभी ना कभी का बच्चा था, राइट? ऐसा नहीं कि हर बच्चा आदमी कभी ना कभी बूढ़ा था, है ना। रिवर्स नहीं सही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब इस दुनिया में जो भी अभी सॉलिड दिख रहा है, इन सॉलिड का पास्ट क्या था? लिक्विड था। क्या था भाई? लिक्विड था, है ना। हर सॉलिड का पास्ट क्या था? लिक्विड था। हर सॉलिड का पास्ट क्या था? लिक्विड था। वो कैसा लिक्विड रहा होगा? हॉट लिक्विड, है ना बेटा। हॉट लिक्विड था। हॉट लिक्विड में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे भी कहानी है, ध्यान से देखो, है ना। जितने भी हॉट लिक्विड हैं, जब ये कूल हुए होंगे एक प्रोसेस के दौरान, तो इनकी कूलिंग से क्या बना होगा? सॉलिड बना होगा। और अगर हम उस तह तक पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी? बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसी नाते मैं आपको ये बात फील कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, मैं बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना ऐसे ही है भाई। ओके, तो देखो, लिक्विड की क्या होगी भैया? कूलिंग्स होंगी। क्या होंगी? कूलिंग होंगी लिक्विड की, है ना। इनको आप कूल करेंगे। लिक्विड को कूल करने के दो तीन तरीके हैं, उनमें से दो फेमस तरीके देखिए। कूलिंग प्रोसेस से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। कूलिंग प्रोसेस होगा तो क्या बनेंगे? सॉलिड होंगे ये, ठीक है। इसमें किसी को शक तो नहीं है कि दुनिया के सारे सॉलिड पहले क्या रहे होंगे? लिक्विड रहे होंगे, ठीक है। और जिस फिनोमिनन से ये वापस में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका नाम क्या है? कूलिंग है। क्या नाम है? कूलिंग। तो कूलिंग एक किस तरीके की फिनोमिनन है? फेज ट्रांसफर फिनोमिना है कि नहीं है? अरे बोलो। कूलिंग एज फेज ट्रांसफर फिनोमिनन है। लिक्विड से सॉलिड फेज की ओर आप आ रहे हैं। और कूलिंग एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें एंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है। अरे बोलो, सारी बातें तो सोचेंगे ना, ठीक है। देखो भैया, रैंडमनेस घट रहा है ना। फेज ट्रांसफर, जो मिल्क था, या मान लीजिए मिठाई बनाया होगा आपने घर पे, दूध से बर्फी बनाई होगी, तो दूध चल रहा होता है, घूम रहा होता है ना, जब गर्म करते हैं आप, ठीक है, उसमें भंवर आ जाती है। इसका मतलब कि उसमें रैंडमनेस ज़्यादा है। अरे बोलो, जब आप उसे पकाते और पकाने के बाद फिर ठंडा कर देते हैं, फिर वो सॉलिड बन जाता है, फिर वो नहीं चलता, अपने आप बर्फी नहीं चली, है ना, ठीक है। तो आप बोलोगे ये ज़्यादा रैंडमनेस वाला है और ये कम रैंडमनेस वाला है, ठीक है। फेज ट्रांसफ़र है। और ये कैसे बेटा? एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ना। हाई से कहाँ जा रही है? लो की ओर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब देखो, तो जो कूलिंग है हमारा, वो दो तरीके से हम करा सकते हैं। एक होता है बाई
बाई स्लो कूलिंग। ठीक है, जब कूलिंग आप बहुत स्लो कराएंगे, स्लो कूलिंग कराएंगे, आराम आराम से किसी चीज को ठंडा करिए। आप करके देख लीजिए, है ना। अभी इस टाइम कहीं कहीं गांव में वो बन रहा होगा, गुड़ बन रहा होगा, है ना। अब गुड़ जब बनाते हैं गन्ने के रस को जमा करके, मतलब गर्म करके, बहुत टाइम है, मुझे 10-20 साल हो गया होगा देखे हुए, तो जब गांव में था तब जानता हूँ, जब 10th में पढ़ रहे थे तो। देखो तो सडन कूलिंग, 9th में जब मैं था तो हमारे घर पे कोलू था उस टाइम, तो है नहीं कोई काम करने वाला, सॉरी। ठीक है, स्लो कूलिंग, सडन कूलिंग। हाँ, इसका बहुत सही एग्जाम्पल यही है। आप गन्ने का रस लीजिए, उसे गर्म करिए, पेस्ट सा बनेगा, एकाएक ठंडा कर दीजिए पानी, उसमें वो बन जाता है जो आप खाते हैं मेले वेले में, है ना, जो आपके दांतों पे चिपकता है ना। और वो उसे उसे आराम से ठंडा करते हैं चलाते हुए, तो उससे गुड़ बन जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट बने, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में परफेक्शंस आए, तो प्रोसेस स्लो होना चाहिए या फास्ट? स्लो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को डीपली सीखना है तो उसको स्लोली पढ़ना पड़ेगा, है ना, टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दो, तो मैं आधे घंटे में सॉलिड स्टेट निपटा दूंगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको कोई उससे बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। टीचर का रिवीजन हो जाएगा, भाई मुझे फार्मूले रटे हैं, मैं रिवाइज कर दूंगा, मुझे ऑर्गेनिक भी रटा है, इनऑर्गेनिक भी, स्पेक्ट्रो भी, उससे आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा। इस नाते क्रैश कोर्स के बैचेस से बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होता, बट टीचर्स और कोचिंग को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, देखो इधर, ट्रू सॉलिड, अब ये सच्चाई है, क्या करें। ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड को हम लोग नाम क्या देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। इसी को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, रियल सॉलिड बोलते हैं इसको। क्या हो रहा है भाई? ये मेरी साइड से कट हो रहा है किस उधर से? एक सेकेंड, चलो कोई बात। अच्छा ये बताओ बेटा, जब भी कोई चीज सडन होगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई चीज एकाएक होता है, तो हमें मौका नहीं मिलता अपने आप को सजने संवरने का, है ना। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी आदमी का, तो एकाएक तो होगा, उसको बताया थोड़ा है कि कल एक्सीडेंट होगा, तुम पैसे वैसे रख लो, डॉक्टर से बात कर लो, है ना। तो जब भी कोई चीज सडन होती है तो उसमें उसको मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ही जब लिक्विड सडनली कूल होते हैं, तो जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड में पार्टिकल अपने पोजीशन पे जा नहीं पाते जहां जाना होता है, इस नाते इनका कोई रूप नहीं बनता। अरे बोलो, जैसे आप कहते हैं कि आप रूप बना के जाइए, आप कहीं बारात में जा रहे हैं रिश्ते, तो अपना रूप बना के जाते हैं, आप अपने बाल वाल सही से कट करके, कपड़े वपड़े प्रेस करके, है ना। असल अगर मान लीजिए किसी की शादी है कल, आज बताओ तो कल दूल्हा लगेगा वो, है ना। लेकिन पता लगा 2 मिनट बाद शादी, तो दूल्हा और नॉर्मल बाराती में कोई फर्क पड़ेगा? है ना, वो अपने फॉर्म में नहीं आ पाएगा, जैसे बल्लेबाज नहीं आते। तो जो अपने फॉर्म में नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नो फॉर्म, यानी अफॉर्म। तो अफॉर्मश, है ना, अमार्फस। ए मतलब नहीं, और मार्फस मतलब होता है रूप। ठीक है, अमार्फस, जिसका फॉर्म ही नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? स्यूडो। क्या? स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। ठीक है, और ये एक्चुअली में सॉलिड होते नहीं है, सॉलिड होने की एक्टिंग करते हैं, इस नाते इनको कहा जाता है क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ गया क्या? इन्हीं को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाए। होते लिक्विड हैं, बस अपीरियंस देते हैं किसका? सॉलिड का। ठीक है, इनके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, इनके एग्जांपल्स में आपको मिलेगा यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर मिलेगा, NaCl मिलेगा, डायमंड मिलेगा, ये सब मिलेंगे, है ना। ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनके एग्जांपल देखो क्या मिलेगा आपको? ग्लास, है ना, रबर, ठीक है, क्वार्ट्ज में, क्वार्ट्ज ग्लास वाला क्वार्ट्ज, ठीक है। लेकिन देखो, मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि एक ही मटेरियल है जो लिक्विड है, वही सॉलिडिफाई हो रहा है,
तो उसके सॉलिडिफाई होने के दो तरीके हैं। अगर वो आराम आराम से कूल होगा तो क्या बनाएगा? ट्रू सॉलिड बनाएगा। और अगर वो एकाएक कूल होगा तो क्या बनाएगा? अमारफस। यानी अगर मैं आराम आराम से पढ़ाई करूंगा, रेगुलर पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ाऊंगा, रोज पढ़ूंगा, टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, रोज असाइनमेंट करूंगा, तो उसका रिजल्ट एक्चुअली में बेहतरीन होगा। लेकिन मैं एग्जाम के दिन पढ़ के या एग्जाम के महीने में पढ़ने की कोशिश करूंगा, हो सकता मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब कि एक ही इंसान के साथ दोनों बातें हो सकती हैं। एक ही मटेरियल कई कई बार वो ट्रू सॉलिड हो सकता है, कई बार वो अमारफस हो सकता है ना? तो ऐसा कोई मटेरियल जिसके दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हों, उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमेनन को बोलते हैं पॉलीमार्फस। क्या बोलते हैं? पॉलीमार्फिज्म या पॉलीमार्फस। अभी आगे हम इसकी बात करने वाले हैं, पहले हम बना देते हैं बच्चों पार्टिकल्स को, ठीक है? देखो इधर, कोई बात ना समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा, है ना? 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो ये पार्टिकल्स हैं, है ना? इन पार्टिकल्स को मैंने ऐसे सजा करके रख दिया है। ये बिल्कुल ऑर्डर में है पार्टिकल्स। क्या है? ऑर्डर में है। आप इस क्रिस्टल के अंदर घूमते हुए आप 1 किलोमीटर तक चले जाइए, 2 किलोमीटर तक चले जाइए, यही ऑर्डर क्या होगा? मिलेगा, अगर ये ट्रू है तो। ट्रू का मतलब यही होता है कि कहीं पर भी लिमिटलेस आप क्रॉस करिए, आपको सेम चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो ऑर्डर कैसा होगा? लॉन्ग रेंज होगा या शॉर्ट रेंज होगा? लो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा ना? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा हमें, तो यहां पे मिलेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है अमारफस में? ये एक्टिंग करते हैं, और जो कोई हमारे साथ किसी भी तरीके की एक्टिंग करेगा, है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे कोई आदमी अंदर से चोर हो, लेकिन वो सत्यवादी होने की एक्टिंग कर रहा हो, है ना? तो जब उसको आप ऐसे इलाके से अपने साथ लेके जाओगे, जब आपके जेब में सोने चांदी हो और पैसा हो, तब वो भूल जाएगा सत्यवादी था, ठीक है? जब तक भीड़ है तभी तक वो क्या बनेगा? सत्यवादी बनेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कुछ इस तरीके से हैं। एक यहाँ है, जैसे नेता लोग होते हैं, जब तक मंच होती है, कैमरा होता है, तब तक दुनिया में सबसे ईमानदार नेता होता है, ठीक है? और जैसे ही कोई बजट आता है, लाखों 2 लाख रुपए में या करोड़ों में, खा जाता है। मैक्सिमम, मतलब सबके लिए नहीं भाई, कोई नेता होता है घर से, दिल से मत लगा लेना, है ना? हो सकता बाद में मैं भी नेता बनूं, ठीक है? देखो उधर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ना, ऐसा बेटा। इनका कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि फॉर्म ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो लग रहा होगा कि रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, फिर पैटर्न क्या करते हैं? ये तोड़ देते हैं। हम्म इस तरीके के होते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ ऑर्डर होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं इधर, है ना? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, और ये कैसा है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है? पहली बात क्लियर हो गई भैया? हम्म क्योंकि आपकी आंखें जो होती हैं बेटा, वो हाई क्वांटम नंबर पे काम करती हैं, ठीक है? लो क्वांटम नंबर पे आप नहीं देख पाते। दिव्य दिव्य चक्षु आपके पास नहीं है ना? दिव्य आंखें आपके पास नहीं। जब आप लो क्वांटम नंबर पर देखने लग जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? दिव्य पुरुष हो जाएंगे। अगर आप ये देख पाए कि ग्लास के अंदर भी पानी जैसा ही बहाव है, हम्म तो आप नॉर्मल कहाँ रह गए? इसको देखना है तो पुराने बिल्डिंग को देखना पड़ेगा, जो 50 साल 60 साल पुरानी हो गई हैं। वहाँ कांच की खिड़कियाँ जो लगी हैं, कांच की खिड़कियाँ, वो नीचे मोटी हो गई, ऊपर पतली हो गई हैं, और ये गुड़ केवल पानी में होता है। क्यों? ऊपर से नीचे बहता है ना? तो इससे प्रूफ होता है कि जो ग्लास है वो नीचे की ओर बह रहा है। आप समझ में आया?
अगर हमें अपनी आंखों से ही दिखने लग जाए तब तो फिर तो आसान है, फिर तो पढ़ाएंगे नहीं इसको। ठीक है, फिर तो हम लिक्विड की कैटेगरी में ले आएंगे, है ना। ठीक है, ये है रीजन बेटा। तो हमारी आंखें कई बार उस लेवल पे जाकर के फील नहीं कर पाती, देख नहीं पाती। ठीक है। जैसे अगर किसी आदमी को एकाएक बताओ, मतलब जो बहुत पढ़ाई ना किया हो या जिसने एक्सपेरिमेंट ना किया हो, तो मन नहीं मानेगा कि आइस का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जिसने कई बार उसके बॉटल फट गए होंगे, है ना, या उसने पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि जो वाटर सप्लाई होता है सर्दियों में आधा ही पानी को सप्लाई किया जाता है, ये क्वेश्चन आता था ना पहले। हाँ, पाइप फटने का खतरा होता है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन समझ में आ गया है यहाँ तक बेटा जी? ठीक है। ठीक है बेटा, चलो दूसरी बात करते हैं इसमें। हाँ, तो आपने कहा कि सर एक हम पढ़ रहे हैं ट्रू सॉलिड, और दूसरे का नाम क्या है बेटा? स्यूडो सॉलिड, है ना। स्यूडो सॉलिड, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, पॉइंट सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके कूलिंग कर्व को पढ़ना। किसको पढ़ना? इनके कूलिंग कर्व को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इनका कूलिंग कर्व कैसा होगा। हम्म, हाँ प्लीज आप भैया जो भी बातें कर रहे हो, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम के लिए म्यूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है गुरुजी लोग, समझो भाई, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, है ना। देखो बेटा, कूलिंग कर्व में कूलिंग कूलिंग एक प्रोसेस है, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं ना। अरे बताओ कौन कौन से वेरिएबल होते हैं कूलिंग में? कूलिंग एक प्रोसेस है, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, बताओ कौन कौन सा होता है आपके हिसाब से? हाँ बेटा, नहीं नहीं, टाइम के साथ ठंडा हो जाता है ना, क्यों? तो टेम्परेचर और टाइम, क्यों? टेम्परेचर और टाइम का कर्व भी तो होता है कूलिंग कर्व। टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना भैया, ठीक है। तो देखो, और समझिएगा, जब आपका मन कहे, आपका दिल गवाही देना कि ये बात सही बता रहे हैं सर, तभी मानिएगा। ये बताओ, शुरुआत वाले टाइम पे लिक्विड रहा होगा या सॉलिड? लगभग स्टार्टिंग में लिक्विड रहा होगा, तो शुरुआत का मतलब टाइम जीरो के आसपास ना। बोलो भैया, तो जीरो के आसपास यहाँ कहीं लिक्विड रीजन रहा होगा। ये रेंज क्या है? लिक्विड है। और जब टाइम बढ़ेगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो यही चीज क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। किसको नहीं समझ में आई ये बात? क्योंकि बाद में कई सारे बच्चे क्वेश्चन आता था, सॉलिड इधर क्यों लिख रहे हो, इधर क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं बेटा। बोलो, ठीक है। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं टेम्परेचर पर, है ना, जब टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये लिक्विड मेरा क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। अब उसको हम ऐसे दिखाते हैं बेटा, ये जो लिक्विड मटेरियल है, ये यहाँ पे सॉलिड बन गया, देखो उधर। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होगी ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो गई है? सॉलिड। तो इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट।
तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो एक ही पॉइंट पे मेल्ट हो गया है ना, यही खास बात होता है इनका। तो क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट? शार्प होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। इसका मतलब क्या हुआ? शार्प का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर NaCl आपके पास है, क्या है? NaCl सॉलिड है ना, तो ये 1008 केल्विन के अप्रोक्स मेल्ट होगा, लेकिन 1008 पे ही मेल्ट होगा, 1006 पे मेल्ट नहीं होगा, 1007 पे मेल्ट नहीं होगा। ये पहचान है किसका? कि NaCl एक प्योर सॉलिड है। ठीक है, प्योर सॉलिड मतलब ट्रू सॉलिड का मतलब जैसे इंसान में एक आदमी जो वचन का पक्का है, उसने कहा कि 10 बज के कल मैं आपको इस पर्टिकुलर जगह पे मिलूंगा, है ना, तो अगर वो एक्चुअली में ट्रू इंसान है, झूठ नहीं बोलता, तो 10 बजे मिलेगा। क्यों? और, और उसने अगर सभी को वादा कर दिया, स्यूडो आदमी है, फाल्स इंसान है, तो बोला 10 बजे मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता है ना। इस नाते करेक्टर किसका है? ये ट्रू सॉलिड का करेक्टर है। ठीक है, तो देखो भैया ट्रू सॉलिड में, स्यूडो सॉलिड में क्या खेल होगा। इस नाते आप लोग याद करो, अगर आपने, कुछ बच्चों ने तो 12th में भी और मैक्सिमम BSc में तो सब जगह प्रैक्टिकल होता था ऑर्गेनिक का ना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते थे आप लोग। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में या ऑर्गेनिक में जब आप मिक्सचर एनालिसिस, मिक्सचर को सेपरेट करते थे, ठीक है, तो फाइनली जब आइडेंटिफाई करना होता था बेंजोइक एसिड को, तो आप उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी लास्ट में निकालते थे, है ना, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्रिस्टल होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल होता है, ट्रू सॉलिड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, यूनिक होगा। तो वो वेरीफाई करता था कि एक्चुअली में ये वो है या नहीं है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने सही कर दिया। तो इस नाते हमें जो बेसिक बातें सिखाई गई हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह BSc की 11th 12th की, वो बहुत कुछ बातें आपको सिखाती हैं, और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? बिल्डअप होता है, और कई क्वेश्चन जो हैं वहीं से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्यूडो सॉलिड में कहानी तो कमोबेश वैसे ही होगी भैया। टाइम हो गया यहाँ पर क्या? मैं बोल रहा हूँ, बता दूंगा, फिर दोबारा बता दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो ट्रू सॉलिड है उनकी खासियत उनका मेल्टिंग पॉइंट है, राइट, उनकी पहचान उनका मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मेल्ट हो जाएंगे। जैसे आपने रामायण में एक चौपाई पढ़ी होगी, क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। लेकिन अब ऐसा कोई है नहीं इस धरती पर कि प्राण और वचन में आ जाए, तो प्राण प्राण तो कोई नहीं देगा ना। क्यों? ठीक है, कोई हरिश्चंद्र थोड़े है अब। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, कोई दोस्त ऐसा होगा जब वो वादा करता होगा तो आ जाता होगा आपके घर पे या पर्टिकुलर जगह पे, है ना। और एक ऐसा होगा जो रोज कहता होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिस दिन आपको नीड होगी वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रू सॉलिड है ना, वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वादा कर लेते हैं कि मैं यहीं पे मेल्ट होऊंगा, यानी जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी पे मेल्ट होते, ना तो उसके पहले ना उसके बाद में। ठीक है, लेकिन अमारफस का कोई पता आता नहीं है। ये एक रेंज में, मान लीजिए कोई अमारफस सॉलिड है, आप अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी सर्दी अभी अभी जा रही है, मतलब गई है, गांव में हो सकता है अभी भी अलाव लोग जलाते हैं, तो कई बार बच्चों के गेंद चले जाते हैं ना। अरे, जलाया कभी आप लोगों ने? तो उसमें जो रबर की गेंद जलती है, तो आप देखिएगा कई बार वो थोड़ा सा जल के पिघल गई होगी और थोड़ा सॉलिडिफाई रहा होगा, मतलब पूरा एक लैप्स होकर के पानी नहीं बना होगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब रबर क्या है? उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इवन गोल्ड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, आप सुनार वाली वो वीडियो देखते होंगे रील इंस्टाग्राम पे, जब वो कोई चीज बना रहा तो मेल्ट करता तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है ना, एक टेम्परेचर पे आके, और फिर उसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता, बीच का स्टेट नहीं होता कि आधा सोना लिक्विड हो आधा सोना सॉलिड हो, ऐसा कोई स्टेट नहीं आता उसमें। ठीक है, तो ये एक पहचान है इनकी। अब इनमें देखो क्या कहानी होगी। वही बेंजोइक एसिड का एग्जांपल मैंने इस नाते लिया क्योंकि बेंजोइक एसिड हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में BSc सेकेंड ईयर में किए होंगे या फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे कई बार, है ना। तो उसमें जो मैडम या टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी निकालिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट में, है ना। ठीक है भैया, तो देखो तो यहाँ पर है लिक्विड। जब जीरो टाइम था तो क्या था ये शुरुआत में?
इसका शुरुआत यानी इसका पास्ट क्या था, लिक्विड था। ठीक है, हर सॉलिड का पास्ट क्या है बेटा, लिक्विड है ना। हम सभी लोग अपने सक्सेस के पहले लिक्विड थे, यानी अनस्टेबल थे, है ना। जैसे जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता आप अनस्टेबल हो, ओके। एग्जाम निकलने के बाद आप भी बहुत सारे ज्ञान दोगे लोगों को, ठीक है, कि देखो इधर। तो भैया अब क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसा, है ना। यहां से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से होगा। हाँ, भैया मैंने बहुत कोशिश की आप करने की यार, लेकिन अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो मेरी क्या, म्यूट कर दूं। देखो फिर रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों की आवाज़ आएगी ना, तो उन बच्चों को भी दिक्कत होगी जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये भैया कुछ ना यहाँ से स्टार्ट हुआ है सॉलिड होना, और लगभग यहाँ पे जाकर के ये सॉलिड हो रहा है। तो इसका मतलब इसके दो टेम्परेचर, या टेम्परेचर का एक रेंज है, यहाँ से शुरू होकर के, ठीक है, यहाँ तक T1 से T2 के बीच में, T1 से T2 के बीच में हो रहा है। तो ये क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या बेटा, रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग है, ठीक है। इनका फिक्स नहीं होता भैया। देखो जरा एक बार, इतनी बात समझ में आ गई। ये कूलिंग कर्व क्लियर है, एक कर्व सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो पूछ ले। हम्म, मतलब ये दो टेम्परेचर की भी ऐसा है, जैसे देखो मैंने क्या कहा, ये जो अमारफस होंगे ये यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे सॉलिड होना, तो आधा सॉलिड आधा लिक्विड तक रहेगा, और लोग बहुत T1 पे जाके फाइनली सॉलिड बनेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि बेटा रबर है, और रबर को मैं मेल्ट करना चाहूँ, तो जैसे आप तवे पे रखोगे थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा वो, और गर्म करते 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 टाइम के बाद पूरा मेल्ट होगा, है ना। लेकिन आपने नमक ले लिया, NaCl ले लिया, तो वो पहले मेल्ट नहीं होगा, 1008 केल्विन पे ही जाके वो मेल्ट होगा, उसके पहले वो जरा सा भी मेल्ट नहीं होगा। समझ में आया। हाँ जी, टाइम नहीं, नहीं तो हमारे इसमें तो प्रैक्टिकल भी है, मैं वो भी दिखा देता आप लोगों को। देखो उधर, तीन, थर्ड बात पढ़ते हैं हम लोग। जब आप टू सॉलिड को कट करेंगे ना बेटा, टू सॉलिड को क्या करेंगे आप, कट करेंगे, तो ये एक शार्प एज के साथ कट होंगे, किसके साथ, शार्प एज के साथ, है ना। तो कट बाय नाइफ, ठीक है, इनटू स्मूथ सरफेस, ठीक है बेटा। ये स्मूथ सरफेस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो एकदम चमकीला चमकदार सरफेस मिलता है जब इनको आप कट करते हैं। लेकिन अगर इनको कट करने की कभी कभी रबर काट करके देखिए आप, है ना, कट विद इरेगुलर सरफेस, इनका रेगुलर सरफेस नहीं होगा, कहीं ऊंच नीच होगा, है ना, गड्ढा होगा, ऐसा होगा, इरेगुलर सरफेस होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ, आपने आपके पास कोई सॉलिड था, ठीक है, ऐसा सॉलिड था, आपने इसको ऐसे कट कर दिया, देखो ध्यान से। हम्म, आपने इसको एक नाइफ से कट किया है ना, तो बिल्कुल ऐसा कट हो गया है, एक स्मूथ सरफेस आपको मिल गया, ठीक है, ऐसा। देखिए जरा एक बार, ये ऐसे एक सरफेस बना लिया, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है ना, बोलो। ऐसे कट कर दिया तो आधा पार्ट ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया।
लेकिन जब मैं यहाँ कट करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का सरफेस मिलेगा। देखो जरा, समझ में आया? बोलो भैया, क्लियर है बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर मतलब ही रफ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो भैया। ठीक है, चलो लास्ट बात इसमें पढ़ते हैं, चौथी बात। क्योंकि यहीं से छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बन के आ जाती हैं हमारे एग्जाम्स में, और अगर हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं और एक दो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, तो बाद में बहुत पछतावा होता है, ठीक है। जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो किसी भी मामले में जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक है। और कई मामले में तो अच्छे होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे सारे टीचर फेल हुए थे जिनसे मैं पढ़ के गया था, है ना। सेम नोट जिनका मैंने पढ़ा था, CSIR JRF का नोट, उनके साथ ही उन्हीं के उसमें बैठ के उन्हीं के किराए से मैं गया था, है ना। और एक ही रूम में पढ़ा था। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, बाकी का ऐसा नहीं, बहुत क्वालिफाइड थे, उनके कंपेयर में तो मैं कुछ नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हम कुछ छोटी छोटी बातों को स्किप कर देते कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये नहीं आएगा। लेकिन इस एग्जाम की डिमांड जो है टीचिंग एग्जाम की अलग तरीके की है। यहाँ आपके पावर का टेस्ट होता ही नहीं है। ये IIT एडवांस जैसा नहीं है कि 10 में से 2 कर दो आपकी परसेंटाइल 99 आ जाए। इस पेपर में 10 में से 10 करना ही है आपको, है ना। और इसमें सेम वैल्यूज है एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन की जो वैल्यू वही क्वेश्चन इन्वायरमेंटल की भी है। तो जो अच्छा केमिस्ट्री का टीचर होता बोलता जी मुझे मैकेनिज्म आता है, स्टीरियो आता है, GOC आती है, मैं इन्वायरमेंटल का क्या करूंगा, वो भी कोई चैप्टर है जी। ये वाली फीलिंग अपने दिल से निकाल देनी है। सेम वैल्यूज है ना। तो अगर आप सारी यूनिट्स को पढ़ के जाओगे, वो यूनिट भले बहुत इजी हो, बेसिक हो, बायो वाला हो, मैथ वाला हो, पढ़ना सबको है। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें जहां दिमाग लगाना है उसको डिटेल में पढ़ के जाइए, लेकिन पढ़ के सब जाइए, ठीक है। तो देखिए, ट्रू सॉलिड। अब ट्रू सॉलिड को मैं दोबारा बना रहा हूं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपको क्वेश्चन बस इतना है कि आपको इसके अंदर चलना है ना, घूमना है, एक तरीके से मूवमेंट करना है, और घूम के मुझे बताओगे कि कैसा आपको लग रहा है, नकली सॉलिड में, असली सॉलिड में, ठीक है। स्यूडो सॉलिड, है ना, स्यूडो सॉलिड। चलो भैया, घूमना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, है ना। ये है पार्टिकल्स। देखो तो, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। कल से ट्राई करूंगा कि PPT में पढ़ाऊँ तो सिलेबस आपका जल्दी 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसमें लिखा लिखा रहेगा सारी चीज़ें। ये आपको देखिए बिल्कुल आर्डर है ना, बिल्कुल पैटर्न आपको दिख रहा, रिपीटिंग पैटर्न है वही। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ अलग तरीके की होंगी। हाँ, जिग जैग है ना बेटा, तो रैंडम अरेंजमेंट है इनका, कैसा है, जितना रैंडम, जितना गंदा बना सकते हो उतना सही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें जितना बेकार बनाओगे उतना परफेक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, जैसे हम शुरू में ऐसे ही तो थे हम लोग। शुरू में आपसे वो, अगर आप प्राइमरी में पढ़ोगे तो आपसे छोटा नहीं बना होगा, और अगर CBSE में पढ़ोगे तो A नहीं बना होगा शुरू में, है ना। शुरू में जब आप छोटा बड़ा बनाए होंगे, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये ऐसे नहीं बना होगा ना, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारे कॉफ़ी टॉफ़ी चॉकलेट मिले होंगे, ठीक है, कि बनाओ बेटा। सबसे ज़्यादा प्राइस तो इसी के लिए मिले, हमने क्वांटम मैकेनिक्स सोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं 10 तरीके से ड्राइव कर लेता हूँ, आज तक किसने प्राइज मतलब प्रशंसा नहीं करी,
है ना। बचपन में क्या होता था कि फूफा जी आए, उनके सामने बैठ के क्लास एक में पढ़ता था, 7 का पहाड़ा सुना देता था, है ना। तो कुछ पैसे भी मिल जाते थे और रिश्तेदारों में चमक भी जाते थे। अब ध्यान से सुनो, देखो भैया, अगर मैं इसमें घूमना स्टार्ट कर दूं और इस वाले लाइन में सीधी लाइन में जाऊं, ऐसे जाऊं, कोई पार्टिकल मिला क्या? अरे बोलो, है ना। यहां जाऊं तो कोई पार्टिकल मिला क्या? कोई पार्टिकल नहीं मिला। लेकिन इसी में मैं ऐसे चला जाऊं तो पार्टिकल ही पार्टिकल मिलेंगे, ऐसे चला जाऊं बेटा तो भी पार्टिकल ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ये मान लो मैं नहीं हूं, कोई लाइट है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कोई, तो अगर ये ऐसे गई तो सीधे निकल जाएगी विदाउट स्कैटरिंग, और ऐसे जाएगी तो बहुत बार स्कैटरिंग होगी। या मान लो कि हम ही लोग हैं और ये ऐसी ऐसा कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे जो जाएगा वो बोलेगा यहाँ कोई भीड़ ही नहीं जी, यहाँ पे आदमी रहते ही नहीं है, क्यों? और जो यहां से जाएगा बोलेगा आदमी आदमी है, सब टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कर रही है, नहीं कर रही है। तो है ना, यहां जब प्रॉपर्टी जो है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, या डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को हम लोग एक नाम देते हैं, उस नाम को बोलते हैं क्या? एन आइसोट्रॉपिक। क्या होते हैं बेटा? एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक्स होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ये पहले ये जो एन आइसोट्रॉपिक है बहुत कंफ्यूजिंग था, है ना। एक्चुअली उल्टा समझ में आता है ना। एनाइसोट्रॉपिक रिवर्स समझ में आता है जब हम 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम हुआ था। एनाइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है? हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हम सभी लोग बाई नेचर कैसे हैं? एनाइसोट्रॉपिक। हम अपने दोस्त से मिलेंगे, ठीक है, तो उससे जिस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, अपने किसी रिलेटिव या बड़े से मिलेंगे तो उससे किस लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल दोनों अलग होगा, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है जो बहुत संस्कारी हैं, है ना। गांव में जो भी बड़ा मिलता है उनके पैर छूते हैं, बहुत प्यार से प्रणाम करते हैं सबको। जब वो नोएडा आते हैं तो उनके हाथ में दारू के बॉटल्स होते हैं, ठीक है, वो गाली से स्टार्ट करते हैं। यानी उनका जो डायरेक्शन जब चेंज होता है तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं वही एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन ये जो रैंडम लोग होते हैं, इनको कहीं भी जाओगे आप, ठीक है, ये इसको कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग हो गए थोड़े से, है ना। इन्हें पता लग गया कि कहाँ कहाँ रहना, कहाँ नहीं रहना, कहाँ दिखना है, कहाँ नहीं दिखना है। ये हर जगह दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ भी पार्टिकल्स मिलेगा, यहाँ भी पार्टिकल्स मिलेगा, यहाँ भी पार्टिकल मिलेगा। बोलो, कैसे भी जाने की कोशिश करिए, आप विदाउट पार्टिकल नहीं रहोगे, ठीक है। हर जगह पार्टिकल थोड़े बहुत मिलेंगे। इसका मतलब ये कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक होगा। तो ये आइसोट्रॉपिक सॉलिड होंगे, है ना। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है ना, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। क्यों बेटा? सेम प्रॉपर्टीज इन, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब मुझसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो मैं इसमें एग्जाम्पल बता दूंगा, जैसे कि डायपोल मोमेंट। क्या? डायपोल मोमेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें, ठीक है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स टाइप की चीज तो रहने दो भैया, ये सब चीजें ये क्या होती हैं? अलग अलग डायरेक्शन। हाँ जी। अच्छा, देखो देखो देखो,
डायपोल मोमेंट आप अगर इस मालिक्यूल का निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्यों बेटा? तो इस वाले बॉन्ड का इधर मोमेंट है, थोड़ा सा इधर मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है ना? हेलो। ऐसे ही जब आप किसी सॉलिड के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पे होल रहेगा या इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे कंडक्टिविटी मिलेगी, है ना? हर जगह कंडक्टिविटी उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है? ये है इसका एग्जांपल्स। लेकिन इनमें तो हर डायरेक्शंस में आपको सब कुछ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट तो डायरेक्शनल होता ही होता, हर डायरेक्शन में सेम कहाँ होता है जनरली, बताओ, है ना? हर डायरेक्शन में तो सेम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टिकल क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी तो जीरो है ही, है ना? यहाँ पर भी क्या बेटा, जीरो है ही। और जिसमें जीरो नहीं आता वहां पर भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो आप करो CH Cl3 है, ये है Cl है, क्यों बेटा? तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादा है ना डायपोल मोमेंट, तो अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो गया। हालांकि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसके एग्जाम्पल में सॉलिड आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, बताओ भाई। हाँ 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 हाँ, सही कर, इसमें थोड़ा सा यहाँ चेंज करता, ऐसे कर, ये बता रहा हूँ देखो। प्रॉपर्टीज तो एक ही है, राइट, लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट मिलती है ना। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी की, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बेटा? प्रॉपर्टी एक ही है, उसकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी जब डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, है ना? हेलो। जैसे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन, मैंने एक वीडियो डाला पोलराइजेशन पे, आप लोग देखिएगा। होता क्या है, हमने जो मोबाइल की स्क्रीन होती, दो पुरानी स्क्रीन ली और उन दोनों स्क्रीन को ऐसे हमने मोबाइल का जो ये था ना टार्च, इसको ऑन कर लिया। मान लीजिए ये टार्च हमने ऑन कर लिया, ठीक है? दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, जो कि PGT लेवल पे इतना टाइम देते नहीं कोचिंग वाले कि आपको मैं बहुत डिटेल्स में चीज़ें पढ़ा सकूँ। ये मान लीजिए जल रहा है बेटा, ठीक है? और ये मेरे देखो मैंने रख दिया, आपको आपको नहीं दिख रहा ना? और जब ऐसे करूँगा तो ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये जो आप तक लाइट आ रही है डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि नहीं है? जैसे ये जो मैंने गैप करा है, जब ये पैरेलल होगा तो एकदम बिल्कुल दिखेगा, और फिर ये कम होता जाएगा। तो इसका मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगी, बताओ, सॉरी डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी। हेलो। हाँ, तो किसी में उसकी वैल्यू कम होगी, किसी में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? हेलो। बिल्कुल, लाइट का ही बात है, ये जो मैंने पास किया लाइट से ही समझाने की कोशिश करी है। इधर तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? आगे बढ़ूं भैया? ठीक है। आइसो आइसोट्रॉपिक का तो हो गया, आइसोट्रॉपिक में तो बाकी सारे ही हैं बेटा, है ना? सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, ओके, सॉलिड के बाकी जैसे प्रेशर हो गया हमारा, है ना, हर एक डायरेक्शन में लगता है वो, ओके। हम्म। नहीं नहीं, वो तो आपको याद भी करना पड़ेगा, और कुछ इसके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है? एग्जांपल्स मैंने ऊपर लिख ही दिया है। देखो, उनके करेक्टर्स आपको दिए जाएंगे ना, उस करेक्टर से आप जज कर पाएंगे, और नहीं दिए हैं तो आप नहीं जज कर पाओगे, ठीक है? तो चलो अब दिखाता हूँ मैं आप सबको एक चीज़ पढ़ाता हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये कभी तो लिक्विड रहा होगा, है ना? क्या रहा होगा, कभी लिक्विड रहा होगा।
और जब ये आराम आराम से स्लोली कूल हुआ रहा होगा, स्लोली कूल हुआ होगा, आराम आराम से स्लो कूलिंग हुआ। जैसे मैं बताऊं आपको, रियलिटी बताऊं कोचिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत टाइम तक रहा हूँ। मतलब मेरी स्टार्टिंग में बीएससी से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाया हूँ, आकाश में, फिर जी में सेलेक्ट हुआ, आईटीएन स्पेस में, है ना, सब जगह गया। तो वहाँ पे रैंक आती है, हमारी क्लास से भी टॉप 10 में रैंक आई नीट में बच्चों की, ठीक है। बट रैंक जिनकी आई वो 9th से हमारे पास बच्चे होते हैं, है ना। तो उनको मैं 9th में पढ़ा रहा हूँ, मैं ही 10th में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 11th में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 12th में 4 साल मैंने पढ़ाया, ठीक है। उनके रैंक को देख करके एक बच्चा 6 महीने का कोर्स लेता है और सोचता है मेरी भी रैंक उतनी ही आ जाए। नहीं, आप वो कवर नहीं कर पाएगा उस लेवल का। कैसे? मैं एक बच्चे को मैंने पीएच पढ़ाया है 10 दिन, ठीक है। एक बच्चे को मैंने आईपीएससी पढ़ाया है 1 महीना, मुझे याद है, एक बच्चे को मैंने आईपीएससी 1 महीना पढ़ाया, वो आईटीबीएचयू में सेलेक्ट हुआ। हमें अगर कहीं और पढ़ाना हो तो मुझे मिलेगा 1-2 लेक्चर में खत्म कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मैं बहुत डीप चीजें कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको, या अगर मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगा तो अगर आप कमजोर हैं, एक्चुअली में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, ये सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ना, ये चीज है। तो जब स्लो कूलिंग होती है तो परफेक्शन आता है, और परफेक्शन आता है तो ये क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्बल। मार्बल की कीमत बहुत ज्यादा है ना। अरावली पर्वत की जो एक कहानी शुरू हुई है, उसके पीछे हिडन कौन है, मार्बल ही तो है। इसी के पीछे पड़े हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपति, है ना। वो तो यहाँ से मार्बल माइन करेंगे, उसे बेचेंगे, अरबपति बनेंगे और फिर देश छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। ठीक है, चाहे फिर दिल्ली रहे, चाहे उत्तर भारत रहे या ना रहे। लेकिन जब यही कैल्शियम कार्बोनेट एकाएक ठंडा हुआ होगा तो एक कम कीमती चीज बना होगी, हालांकि हमारे लिए बहुत कीमती है, हम लोगों की जिंदगी में उसने बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। उसका नाम क्या है, चौक। अरे बोलो। तो चाक का फार्मूला भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। मार्बल का भी फार्मूला क्या है, कैल्शियम का। केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों सेम है। और इसी नेचर को, इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पॉलीमार्फस। एक दूसरे के क्या है ये, पॉलीमार्फस है, बहुरूपिया है। अरे बोलो, बहुरूपिया, पॉलीमार्फस। हिंदी में इनको बहुरूपिया कहते हैं, ठीक है। बहुरूपी कहेंगे, पॉलीमार्फस का मतलब होता है। तो ये पॉलीमार्फिज्म एक फिनोमिनन है। पॉलीमार्फिज्म क्या है, एक फिनोमिनन है जिसमें दो मटेरियल्स होते हैं बेटा, और दोनों, या कह सकते हैं कि दो मटेरियल होते हैं जो दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक ही होता है ना। बताओ। परले में भी होता है, बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो तो पर्ल बनने के लिए तो आपको सीप चाहिए, सीप एक जीव होती है ना। हेलो। तो उस कई बार गलती से वो क्या करती है, कोई कंकड़ या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पेट के अंदर पथरी होती है, ठीक है, वैसे उसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा चला गया, ठीक है। अब उस पत्थर के टुकड़े पे लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी बॉडी से कैल्शियम जमा होगा। वो कैल्शियम क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है ना। और बाद में एक पर्टिकुलर शेप भी ले लेता है। अब तो लोग पालते भी हैं उसको, मतलब कि अपना वो उसके एक तरीके से पालन करते हैं, और उसके अंदर अपने अलग अलग शेप का, हार्ट शेप का, किसी के नाम के शेप का, किसी की मूर्ति के शेप का वो डालते हैं, उसमें प्लेट डालते हैं, उसके ऊपर फिर वो जमा होता है ना। उसी को आप पर्ल कहते हैं या मोती कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी प्रोसेस एकाएक तो नहीं होता भाई, इनमें तो 2 साल लग जाते हैं। और उसमें तो आपने रहीमन जी की एक चौपाई पढ़ी होगी क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो एक कहानी है कि एक स्वाति नक्षत्र होती है ना। हालांकि सब हिंदी में पढ़ने में बड़ा मजा आता था, रियल में कभी देखा नहीं हमने। तो स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है समंदर में, जो सीप होती है अगर वो मुंह खोले बैठी है और उसके मुंह में सीधे गिर गई तो मोती बन जाती है, ठीक है। गांव में क्या होता था, हमें याद है कि बांस जो होता, बांस जानते हैं, बांस, बम्बू, गांव में हर जगह होता है। तो उसमें जो छोटा पौधा होता है उसको हमारे यहाँ करेल कहते हैं, ठीक है। छोटा छोटा प्यारा सा होता है, उसकी लोग
पूर्वांचल मतलब पूर्वी भारत में सब्जियां बनाते हैं। बोलते हैं कि उसके ऊपर जब गिरेगा तो कपूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कपूर। लेकिन बाद में चला कि कपूर अलग केमिकल होता है, अलग उसका पौधा होता है। चलो भैया, कुछ और बताओ ऐसा ही पॉलीमार्फिज्म का कुछ और खेल। हाँ जी, पॉलीमार्फिज्म का कोई और एग्जांपल। किसको पॉलीमार्फिज्म को डिफाइन कर दो? लो डेफिनेशन लिख दो बेटा, है ना। सेम कंपाउंड, है ना बेटा, सेम कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, एंड ईच फॉर्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे बोलो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है और वही कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाए तो उन फॉर्म को एक दूसरे को क्या कहेंगे? पॉलीमार्फस कहेंगे। और इस पूरी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमार्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। हाँ, सेम होगी हमेशा। हाँ, एग्जिस्ट इन मोर, आप लिख दो मोर, लिख दो एग्जिस्ट इन मोर, या डिफरेंट ही लिख दो, है ना, मोर देन वन, मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। चलो कोई और एग्जाम्पल बताओ भाई ऐसा ही। नहीं अभी नहीं, वहां नहीं चलेंगे, अभी थोड़ा वो कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है ना। देखो भैया, कैल्शियम कार्बोनेट फेमस था ना, ठीक है। ऐसा ही कुछ और सोचो आप, बैक कर दो। ये मार्बल हो गया। वाटर है, वाटर को देखा ना, वाटर को, वाट फिजिकल प्रॉपर्टी भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी। इस नाते ऐसा लिखता हूं कि लोग लेक्चर देखें, नहीं लोग क्या पीपीटी पढ़ने की कोशिश करते हैं बस केवल, है ना। exist in more than one form and each form have different physical properties and same chemical properties, ठीक है। हेलो, अरे आप लोगों ने तो अपने शहर में बहुरूपिया देखा होगा, वो कभी गणेश जी बन जाता होगा, कभी वो माता जी बन जाता है, कभी डाकू बन जाता है, कभी जादूगर बन जाता है। क्यों? आदमी तो सेम ही रहता है। और नहीं देखना है तो आप नेताओं को देखो, उनसे बड़ा बहुरूपिया कौन है, ठीक है। तो वो सफ़ेद कुर्ता पहन ले और महफिल सजी हो तो उनको देशभक्ति उनके अंदर, उनके उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं होती। वाटर को देखो, वाटर अगर आपके फ्रीजर में है बेटा, फ्रीजर में है, वो आराम आराम से ठंडा हो तो इससे क्या बनेगा? आइस क्यूब बनेगा। अरे बोलो, आइस क्यूब बनेगा ना। तो क्या आइस क्यूब आपके फ्रीजर में एकाएक बन जाता है? अरे बोलो, टाइम लगता है ना, ठीक है। लेकिन जब पहाड़ों पे आप जाते हो, कई बार एकाएक सडन बारिश होती है तो एक फाल होता है, इसका नाम होता है स्नोफॉल। अरे बोलो, ठीक है। तो स्नोफॉल यानी स्नो में और आइस में क्या डिफरेंस है? आइस एक ट्रू सॉलिड है, क्या बेटा? ट्रू सॉलिड है। स्नो क्या है? अमार्फस सॉलिड है। क्या है? अमार्फस सॉलिड है। यानी वाटर के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं ना सॉलिड में। एक फॉर्म में वो आइस की जैसा रहता है, जो परफेक्टली क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
और ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्यों? आइस ट्रांसपेरेंट होता है ना। हेलो, अगर आइस कहीं एक्चुअली में परफेक्टली आइस बना है, आइस क्यूब की पहचान है कि आप देखोगे उस पार दिखेगा, लेकिन ये जो स्नो होता है क्या होता है बेटा? व्हाइटिश होता है, व्हाइटिश चमक होती है ना, व्हाइटिश शाइनिंग होती है। क्यों शाइनिंग होती है? कौन? बेटा इसका मतलब वो पूरा नहीं बना, वो अमारफस रह गया है, परफेक्ट नहीं है ना। मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूं। अब अब कोई गया और उससे बोला है दुकानदार से कि मुझे अभी आइस क्यूब दो बना करके, उसको बेचना है, तो क्या करेगा वो? जल्दी से टेम्परेचर ठंडा करे, एक घंटे में कुछ बना करके दे देगा। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दीजिए 1 ml। जब आप उसको बनाइए तो देखिए कितना परफेक्ट क्लियर क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, लेकिन उसको खाने के पर्पज से यूज नहीं कर सकते। अब कहानी सुन लो, अब यहाँ समझ में आ जाएगी। जब आइस क्यूब के अंदर मैंने लाइट डाला तो लाइट हर डायरेक्शन से निकल गया, क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसमें क्या बना था? फेज बने थे, उसमें क्या थे? लाइन बनी हुई थी। तो जैसे मैंने लाइट डाली, वो लाइट को क्या कर दिया उसने? बाहर कर दिया, एक डायरेक्शन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालोगे तो उससे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब मैंने अमारफस में डाला ना, तो पार्टिकल कहीं पर तो ब्लॉक कर दे रहे हैं, कहीं पे खाली है, कहीं पे ब्लॉक कर दे रहे हैं, कहीं पर खाली है, राइट? हेलो, या आप कह सकते हैं कि पार्टिकल पूरे ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो जैसे आप किसी भी डायरेक्शन डालो तो पार्टिकल आर पार जा नहीं पा रहे हैं, रेज के पार्टिकल्स जब आर पार नहीं जाएंगे तो क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्ट होंगे तो चमक आएगी। वो चमक किस कलर की होगी? जब सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो व्हाइटिश आएगा। यही तो पढ़ा आपने री ट्रांजिशन में, क्यों? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो सारे को वापस कर देंगे ना, जान ही नहीं देंगे वो। इस और इसमें रास्ता रहेगा तो आर पार जा भी सकते हैं, क्यों? क्या? ओहो, चमक वाली बात नहीं, आपने कलर देखा है, स्नो का व्हाइट कलर होता है कि नहीं होता है? लेकिन आइस क्यूब का कोई कलर नहीं होता बेटा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आइस क्यूब ऐसा दिखेगा आपको, देखो ध्यान से, आइस क्यूब ऐसा दिखेगा जैसे लिक्विड दिख रहा है। अरे बोलो, ऐसा दिखेगा ना। और स्नो ऐसा दिखेगा कि सफेद चादर आ गई है। तो अगर कोई सफेदी का रीजन पूछेगा तो हम बोलेंगे अमारफस वाली थे वो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बस मेन चीज है। बोलो किसी को बात ना समझ में आ रही हो तो। जी जी, टीएस का मतलब ट्रू सॉलिड होता है। अब आ जाएंगे हम लोग एलिमेंट के, ठीक है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान सुनिए बेटा, यही पॉलीमॉर्फिज्म जब एलिमेंट के केस में आता है, किसके केस में? इन केस ऑफ एलिमेंट, तो इसका नाम बदल जाता है। इन केस ऑफ एलिमेंट तो इसका नाम क्या हो जाता है भाई? एलोट्रॉपी। क्या नाम होता है? एलोट्रॉपी नाम, एलोट्रॉपी नाम होता है। इसी को लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। समझ में आ रही बात? एलिमेंट के केस में इसी बात को एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे अगर हाँ मान लीजिए कोई एक्टर डबल रोल प्ले करता है तो उसकी एक्टिंग कहा जाता है, और उसको शाबाशी दी जाती है, क्यों? लेकिन अगर यही रियल लाइफ में कोई इंसान डबल रोल प्ले करता है तो उसको गद्दार या दोगला कहा जाता है ना। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब ध्यान से देखो। एक एलिमेंट है, दैट इज द सल्फर। क्या है? सल्फर बिल्कुल इसी कलर का होता है जिस कलर का मैं बना रहा हूं। यही है सल्फर का एक्चुअल कलर, है ना। सल्फर एसेट, क्यों भाई? एसेट ही होता ना। तो अब जरूरी नहीं कि दोनों फॉर्म में से एक अमारफस हो, कि दोनों क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं बेटा। तो इसमें एक मोनोक्लिनिक होता है, क्या होता है? मोनोक्लिनिक होता है। और एक क्या होता है? ट्राई क्लिनिक होता है। ट्राई क्लिनिक बेटा, ट्राई क्लिनिक, है ना। ठीक है, ये होता है। दूसरा आ जाओ,
जो सबसे फेमस है, जो आपको याद है, बार बार याद है, बचपन से याद करते हैं, वो हमारा प्यारा कार्बन है। कार्बन हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी शिक्षा देता है। ठीक है, अगर हम कार्बन से समझना चाहें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन कार्बन देता है ना? क्यों? क्योंकि कार्बन पुराने ज़माने में लोग कालिख से लिखते थे, है ना? ठीक है, आज भी आप पेंसिल से तो बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल किसका है? पेंशन का है, सॉरी पेंसिल का है, कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन के दो फॉर्म है, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दूसरा क्या है? अमार्फस है। क्या है? अमार्फस है। हाँ, दोनों क्रिस्टलाइन, मैंने कहा दोनों क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, दोनों अमार्फस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्लो कूलिंग हो रहा हो तो हो सकता है कि दो में कंपेरेटिवली स्लो कूलिंग में डिफरेंस हो जाए, या अगर सडन कूलिंग हो रहा है तो उसमें भी कंपेरेटिव डिफरेंस हो सकता है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, होता ही नहीं, दोनों ही क्रिस्टलाइन है इसमें तो। ठीक है, हम्म। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि एक बार एक आदमी बहुत अच्छा है और वही आदमी एक बार कोई बुरा काम करता है। हम लोग भी ऐसा लाइफ में कई बार करते हैं, है ना? कि हमसे कोई गलती हो गई, इंसान है, हो सकती है, वो गलती किसी को बता नहीं सकते हैं। ठीक है, और हम बहुत बार अच्छा काम भी करते हैं तो उसको हम स्टेटस भी डालते हैं कि हमने ये करा है ना? लेकिन मान लो कोई जिंदगी में बुरा काम ही करता रहा हो तो वो दो बुरे काम में कंपेयर करेगा ना। ठीक है, तो देखो उधर कृष्ण वाली। ठीक है, अब वो जो डकैत था उसने चोरी करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो बोलेगा हमने तो भाई पुराने पाप छोड़ दिए सारे, है ना? अब तो छोटी मोटी चोरी करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्रिस्टलाइंस वाली। मैं विदाउट एग्जाम्पल आपको ना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, साइंस को समझना तो घर से समझना पड़ेगा। हमें एक्चुअली में किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैंने सारी चीज़ें खुद बनाई है। आपको बिलीव नहीं होगा, हम जहाँ से आए हैं वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर था। ठीक है, टीचर के नाम पे एक टीचर मिल जाते थे, अंग्रेजी आती नहीं थी तो पहले बुक हिंदी लेते थे सेम उसकी, और लिखना अंग्रेजी में होता था, मस्ट था, तो फिर उसकी अंग्रेजी लेते थे। पहले हिंदी में पढ़ते थे, फिर उसको अंग्रेजी में पढ़ते थे, फिर लिखते थे, है ना? तो तब किसी तरीके से पास हो पाते थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इंटरनल का कोई वहाँ पे स्कीम नहीं था, तो यूनिवर्सिटी वाले कम नंबर देते थे, लेकिन हमें सब्जेक्ट याद हो जाता था। मुझे फिजिक्स भी ऐसे ही याद है, पूरी बीएससी किया। आप अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं फील होगा कि दीप सर केमिस्ट्री की टीचर है ना? सेम तरीके से मैंने उसको भी ऐसे ही बना रखा है, पूरा पूरी टेक्निक से। तो देखो तब क्रिस्टलाइंस वाली जो आपके पास कार्बन है बेटा, अब आपको ये तो मालूम है कि क्रिस्टलाइन बहुत टाइम लेकर के बने होंगे ना, स्लो कूलिंग से, और जो जितना टाइम लेके बना होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। तो बताओ भैया, डायमंड, और डायमंड में भी पिंक डायमंड होता है, ब्लू डायमंड होता है, जो लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर नीचे मिलता है धरती में, है ना? वहीं पर है ब्लू डायमंड, ऊपर नहीं है। लेकिन जब कभी वो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इरप्शन के साथ क्या हो जाता है, वो निकल के आ जाता है, तो एक आध क्रिस्टल मिल जाते हैं। वो दुनिया का सबसे महंगा है, 27-28 करोड़ का है एक डायमंड का, उसका एक 10-12 कैरेट का। ठीक है, इतना महंगा है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबसे महंगा ब्लू डायमंड है। वो ब्लू डायमंड भी होता है कि वो डिफेक्ट की वजह से होता है। क्या डिफेक्ट? एक डिफेक्ट है जिसकी वजह से ब्लू हो गया। कई बार डिफेक्ट की बहुत कीमत होती है ना? है ना, कई बार क्वालिटीज क्या होती है डिफेक्ट की वजह से आ जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे किसी के बाल पे यहाँ पे भंवर पड़ जाए, ठीक है, तो उसके बाल ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। किसी के गाल में एक हड्डी कम हो जाए, है ना, तो शाहरुख खान समझने लग जाता अपने आप को। वो बीमारी है एक तरीके की। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, क्वालिटीज होगी। अब तो लोग निकाल भी रहे हैं अपनी हड्डियाँ। ठीक है, तो देखो इधर एक्चुअली में डायमंड काला होता है, यानी कलरलेस होता है एक्चुअली में डायमंड। ठीक है, जब डायमंड को घिसा जाता है, जो रियल डायमंड है आपका, ठीक है, तो फिर वो उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से वो कलरफुल झिलमिलाहट दिखती है। लेकिन जब कभी
गलती से डायमंड के अंदर जो हेक्सागोनल वो बनता है, केप बनता है, ठीक है, उस केप के अंदर एल्युमिनियम ट्रैप हो जाता है, तो उसमें कलर आ जाता है, उस कलर का नाम क्या है, या क्रोमियम जाकर के ट्रैप हो जाता है तो ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। ये है मेन। किसमें, किसमें बेटा? देखो ऐसा है, मेरी बात समझो, डायमंड ऐसा है बेटा, डायमंड ऐसा, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन ऐसा है, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रली ज्वाइन है बेटा, कैसा, टेट्राहेड्रली ज्वाइन है, ठीक है। लेकिन उनके बीच का जो केज होता है वो हेक्सागोनल ही होता है। इस केज के अंदर अगर मान लीजिए क्रोमियम आकर के ट्रैप हो गया, क्या, क्रोमियम आकर के ट्रैप हो गया, क्रोमियम+3 आयन, तो इस आयन की वजह से क्या हो जाता है, इसमें ब्लू कलर आ जाता है, अपीरियंस आ जाता है, लेकिन ये नेचुरली होता है, ठीक है। और नेचर कहीं एकाएक मतलब हजारों करोड़ों साल में एक आध को ये नसीब में देता है, तो वो डायमंड क्या हो जाता है, ब्लू डायमंड हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्ले का क्या फार्मूला होता है, बताओ भाई, जिस मिट्टी पे आप पले बढ़े हो उस मिट्टी का फार्मूला क्या है, कभी सोचा? एल्यूमिना है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और समथिंग वाटर मॉलिक्यूल, एक ले का फार्मूला है। और उसी एल्यूमिना को इसी L2O3 में अगर गलती से क्या ट्रैप हो जाए, मेटल ट्रैप हो जाए बेटा, तो यही एल्यूमिना क्या बन जाएगा, अगर इसमें ग्रीन कलर आ जाता है तो पन्ना बन जाएगा, रेड कलर आ जाएगा तो रूबी बन जाएगा, अरे बोलो, और नीला कलर आ जाएगा तो नीलम बन जाएगा, ये तीनों क्या है, जवाहरात हैं। ये बाद में बताऊंगा जब एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, अभी इसको समझो, चलो। बना रहे हैं आजकल, बना रहे हैं, ठीक है, लैब आजकल आर्टिफिशियल डायमंड मिल रहा है ना, बिल्कुल आती है, बट देखो अभी मैं बताऊंगा कुछ चीजें, पहले इसको हम पढ़ा दें तब। आपने वो सलमान खान के हाथों में जो वो देखा आपने क्या, ब्रेसलेट में उसका नीला कलर का, ठीक है, लैपिस लाजुली है, क्या है वो, लैपिस लाजुली है, जिसको लाजवंती मणि कहते हैं। लाजवंती मणि अगर आपने कभी महाभारत पढ़ा हो या पुराण पढ़े हो, जिसमें या गांव में कभी कथा होती है ना, भागवत कथा सुना हो अगर, 7 दिन की जो कथा होती है, उस कथा में एक कथा आती है कि एक पात्र है जामवंत, ठीक है, जो त्रेता युग से द्वापर युग में आते हैं, है ना, उनकी बेटी होती है, उसका नाम है सत्यभामा, है ना, तो वो कहीं किसी इंद्र के पास एक मणि थी, उसका नाम था लाजवंती मणि, ठीक है, वो लाजवंती मणि किसी तरीके से एक सिंह के पास चला गया, तो सिंह को मार करके उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया था, ठीक है। और उस लाजवंती मणि को कौन मांगा था, रुक्मणी ने मांगा था, किससे, भगवान श्री कृष्ण से। तो उन्हें जब पता चला कि उनके पास है, जामवंत के पास, तो बहुत घोर युद्ध हुआ। युद्ध में जब बाद उन्होंने पहचाना कि राम, भगवान राम के अवतार हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी से उनको लाजवंती मणि दे दी और अपनी बेटी की शादी भी कर दी सत्यभामा की, ठीक है। अब वो लाजवंती मणि सबको तो मिलेगा नहीं, है ना, तो लोग अब आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में उसका नाम सुनोगे तो आप हंसोगे, केमिस्ट्री में वो क्या है, बेराइल सिलिकेट है, क्या है, बेराइल से बेरेलियम और बेरेलियम का सिलिकेट है, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पढ़ोगे और एस ब्लॉक में भी पढ़ोगे, ओके। तो आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की जा रही, बन भी रही बहुत सारी, तभी तो इतने सस्ते हैं, नहीं वो तो अरबों रुपए के हैं। देखो उधर, इसमें क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, फिर आप पढ़ते क्या है, डायमंड, ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं फुलरीन्स, है ना, सबसे स्टेबल ग्रेफाइट है, उससे कम स्टेबल डायमंड है, और सबसे कम स्टेबल कौन है, फुलरीन्स है। अमारफस में आपको कोल मिल जाएगा, कोयला, है ना, कार्बन ब्लैक मिल जाएगा, है ना, ये अमारफस, इसको काजल कहते हैं, दीपावली में आप बनाते हैं घरों में, है ना, क्यों, तो ये सब क्या है बेटा, एलोट्रॉप ही तो है। इसी ग्रेफाइट पर जब लेजर बीम लगाओगे, क्या लगा दोगे, लेजर बीम, तो बनेगा क्या, ग्रेफीन। दुनिया का सबसे जादुई मटेरियल यही है ग्रेफीन, क्योंकि आने वाला टाइम किसका है, ग्रेफीन का है। ग्रेफीन सुपर कंडक्टर होगा, क्या होगा, सुपर कंडक्टर होगा ये, ठीक है।
और इतना हल्का होगा ना, और इतना मजबूत होगा कि ग्रेफीन के एक लेयर के ऊपर 256 हाथी डांस कर सकते हैं। ठीक है, 256 हाथी। तो आने वाला टाइम मैजिकल है। जो रिसर्च अब हो, क्या मजबूत बहुत है, हल्का बहुत है और कंडक्टर है। तो आपकी मोबाइल की केवल स्क्रीन रहेगी, आपके पेज, जो आपका पेज है ना ये 4 साइज का, उससे भी बहुत बहुत पतला। ठीक है, उससे भी बहुत बहुत पतला। ठीक है, तो चलिए भाई आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। जैसे ग्रेफाइट की लेयर होती है ना बेटा, हेक्सागोनल लेयर होती है ग्रेफाइट की, ये है ग्रेफाइट, इसको समझो। ये ग्रेफाइट है मेरे पास, है ग्रेफाइट में लेयर है, एक लेयर को निकाल लो बस, तो पूरा ग्रेफाइट का लेयर एक दूसरे पे फिसलता है, फिसलता है, इस नाते ग्रेफाइट दिखने में सॉफ्ट होता है। इससे ग्रीस बनाते हैं आप लोग, क्यों? जो ग्रीस भरी जाती है मोटर व्हीकल में, क्या होती है? ग्रेफाइट ही तो होती है, एक और है। लेकिन उसका अगर सिंगल लेयर कैसे भी लेजर बीम से कट कर लिया तो ये सिंगल लेयर बहुत मजबूत होती है। ठीक है, उसी का नाम ग्रेफीन है। ठीक है, तो आने वाला टाइम ग्रेफीन का है। और एक और है इसी का एलोट्रॉप, जिसको बोलते हैं LAC। क्या? LAC, लीनियर एसिटिलीनिक कार्बन। क्या है? लीनियर एसिटिलीनिक कार्बन। ये सब इस नाते नहीं पढ़ाते क्योंकि बहुत सारी बुक्स में मिलता नहीं है, तो टीचर इस पे क्वेश्चन कम बनाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी, हाँ लेजर बीम से कट करते हैं ग्रेफाइट के ऊपर, जब लेजर बीम डालते हैं ना, लेजर बीम, तो ग्रेफिन निकल के आ जाता है। ठीक है बेटा, और ये है इनके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है भाई, गुड नाइट, आई लव यू बेटा।